नमस्कार दर्शकों, मैं मानवता त्रिपाठी तेजस्वी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिल थानवी जी अपना पार्ट 8 लेके। सर आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। भारतीय विज्ञान संचार समूह की इस मंच पर दौलत में ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी के एपिसोड में पिछले एपिसोड में चलते हुए हम उसी क्रमिक कड़ी में आज एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ नई बातें, कुछ नए विचार जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आपके दृष्टिकोण से एक विचार हो सकता है, एक आइडिया हो सकता है, एक नवाचार हो सकता है। तो साथियों, हम जो दौलती ब्रह्मांड के विचार को आपके सामने रखा है और इसके परिणाम क्या क्या होंगे, ये भी सोचने की बात है कि जब हम ये सोचते हैं कि ट्विस्टिंग हो रहा है, टाइटनिंग हो रहा है, कर्वेचर को और वार्पिंग को हम इस प्रकार से साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, इस प्रकार से हमारे जो कीवर्ड है, हम इन कीवर्ड्स को लेकर के आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि एक पृथ्वी सिस्टम की बात पहले कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि दौलती ब्रह्मांड के परिणाम जो जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। केवल पृथ्वी सिस्टम की बात ही नहीं है, और भी हम ब्रह्मांड के इतने ग्रह हैं और हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, चंद्रमा है और चंद्रमा भी है, और इसके अलावा हमारे सूर्य और दूसरे तारों और ब्लैक होल्स। तो इसके परिणाम क्या क्या हैं, ये सोचना है हमें। और आज हमें ये इस बात पर विचार करना है सबसे पहले तो कि हमारा जो ये चंद्रमा है, आ, ये क्या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और कुछ खगोल शास्त्रियों के अनुसार, कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के अनुसार चंद्रमा देखा जाए तो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है। और चंद्रमा वास्तव में क्या है कि बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। यानी कि बेरी सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि हमारा जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा का जो बेरी सेंटर होता है उसकी परिक्रमा कर रहा है। दूसरी बात एक और कहने की है कि ज्वार भाटे की बात कहें कि हमने पहले आपको बताया कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती है, और पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है। दोलन कैसे करती है, कोई उसका वीडियो होना चाहिए। दोलन तो करती है, ये तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, इस पे शोध पत्र भी लिखा जा चुका है। और मतलब कि अब हमारे सामने समस्या तो यह है कि जो ज्वार भाटा होता है, जिसपे टाइड्स की बात होती है, तो वो ज्वार भाटा क्यों, क्या ये पूर्णिमा और अमावस्या को इस तरह से, जैसे कि आपको दिखाया जाता रहा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की और सूर्य की ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटी, इससे इसका प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा की ग्रेविटी का महासागरों के पानी पर प्रभाव पड़ता है और ज्वार भाटा आता है। और आज हम जो कहना चाहते हैं कि देखिए, ये इस तरह से हम वीडियो द्वारा दिखा रहे हैं आपके सामने कि ये
ये देखिए, और हमने नीचे एनिमेशन द्वारा बताया है कि मूल मूल रूप से ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का इफेक्ट है, पृथ्वी के दोलन का प्रभाव है अर्थ मून सिस्टम के। और इस तरह से बताया जाता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के महासागरों के पानी को प्रभावित करता है अपनी ग्रेविटी के द्वारा, और इस तरह से दिखाया जाता है लो और हाई टाइड को। तो साथियों, ये जो आपको मैंने इसको एक बार रिपीट मोड में रखा है। आप देखिए कि ये इस तरह से जो आपको दिखाया जाता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के महासागरों के पानी को, ये देखिए, इन पर प्रभाव डालता है, और इस तरह से अपनी ग्रेविटी के द्वारा महासागरों के पानी को, जब पूर्णिमा के आसपास जब होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि चंद्रमा जो है वो इस तरह से पृथ्वी के, तो हम ये वीडियो दिखाने का हमारा पर्पज यह है कि ये एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी सिस्टम का ऑसिलेशन है, अर्थ और मून सिस्टम का ऑसिलेशन का प्रभाव है, जिसके कारण महासागरों का पानी जो है, जो, ये देखिए, ये पूर्णिमा और अमावस पर इस प्रकार से न्यू मून और फुल मून होता है। तो साथियों, हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो आपको वीडियो दिखाया गया है, ये जो वीडियो मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारा टारगेट ये है, हमारा पर्पज ये है कि अ, ये घटना, ये घटना मूलतः ऑसिलेशन का इफेक्ट है। पृथ्वी की ट्विस्टिंग और टाइटनिंग से हमने ये इसका संबंध, यानी कि अर्थ मून सिस्टम जो है, विराट रूप में देखें तो एक दोलन में जो प्रोसेस होती है उसका प्रभाव है। और ये टाइड्स इसीलिए आते हैं, लो एंड हाई टाइड्स जो आते हैं, जो ज्वार भाटा आता है, जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, तो ये ग्रेविटी जो इसको इफेक्ट डालती है, जो मून की ग्रेविटी जो है, चंद्रमा की ग्रेविटी जो है, वो महासागरों के पानी को प्रभावित करती है। अब एक बात और हम इसमें शामिल करना चाहेंगे, केवल मात्र ये एक ही नहीं बल्कि और भी बातें हैं जिनको हम आपको आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें हम एक बात और रख रहे हैं आपके सामने। जैसे जैसे कि आपको पता है कि एक एक और आपको बिली सेंटर की बात है, उसी के क्रम में हम एक बात और आपके सामने रख रहे हैं। आपने ये वीडियो भी देखा होगा, और इसमें एक ये देखिए, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का प्रभाव होने से एक तारा है जो ब्लैक होल की परिक्रमा करता है, तो इस तरह से एक फ्लोर के स्टाइल में उसकी ऑर्बिटल बन जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो
चंद्रमा जो है वो अगर लॉन्ग टाइम में देखें, लंबे लंबे समय अंतराल में देखें, तो वो क्या है कि क्या कर रहा है, बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है या पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो उसमें और इसी प्रकार से ये भी बताया जाता है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट हैं, उसमें जुपिटर जो है वो हकीकत में क्या है कि हमारे जो सूर्य है उसकी परिक्रमा नहीं कर रहा, बल्कि बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। और बुध और शुक्र, सभी पृथ्वी और इस तरह से सभी ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा ना करके बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमें ये इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ये बेरी सेंटर का इफेक्ट है या वास्तव में विराट रूप से देखने पर ये एक ऑसिलेशन है। तो इसमें हम एक और नई बात भी जोड़ेंगे इसमें, और वो ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी में वोल्केनो इरप्शन होता है। मैं अनेक बातों को आपके सामने एक एक करके रखूंगा। जैसे जैसे हमारे जैसे हमारे पृथ्वी में जैसे जो वोल्केनो इरप्शन होते हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है, वास्तव में वोल्केनो इरप्शन क्यों होते हैं। तो एक वर्ष में करीब अगर देखें तो कितने वोल्केनो इरप्शन होते हैं, और अभी पृथ्वी में करीब 1300 के करीब क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये आपको दिखाया जा रहा है, तो ये ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। ये ज्वालामुखी इस कारण से फटते हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ट्विस्ट टाइट होते हुए अंदर से मैटर को इजेक्ट करती है। तो हम ये जो दिखा रहे हैं आपको, आपके सामने, हमारा उद्देश्य यही है कि पूरा अर्थ अर्थ सिस्टम जो है, और भी हम कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि पृथ्वी सिस्टम जो है, जैसे ये इनर कोर है, अभी हाल ही में इनर कोर के बारे में काफी रिसर्च हुई है। उसमें बताया है कि सिज्मिक जो डेटा है उसके आधार पर पता चला है कि पृथ्वी का इनर कोर जो है विपरीत दिशा में ट्विस्ट हो रहा है। और ये इस प्रकार से हम कहते हैं कि वो इनर कोर है वो ट्विस्ट हो रहा है इस तरह से। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे अर्थ सिस्टम को पहले समझ रहे हैं कि हमारे अर्थ सिस्टम में क्या हो रहा है। ऐसी और भी अनेक अनेक बातें हैं, जैसे इनर कोर क्या, ये जो वीडियो बताया, वीडियो फॉर्म में हमने बताया है, वीडियो किसी ने नहीं बताया आज तक। और इनर कोर जो है इस तरह से विपरीत दिशा में ट्विस्ट होती है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो साथियों, और भी हम अनेक बातें हैं जिनको आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे जैसे ये आपके सामने ये वीडियो है, इसमें नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विपरीत दिशा में ये जो चलता है, ये देखिए इस तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से विपरीत दिशा में ये देखिए, तो ये विपरीत दिशा में होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गौर करने लायक है। और हम इन सबको आपके सामने दिखाने का उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज क्या है। हमारा पर्पज तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे ये पृथ्वी सिस्टम में जो ट्विस्टिंग के इफेक्ट है, जैसे आज तक जितने भी भूकंप के जो आपने ये स्थान देखे हैं, ग्लोब पर जितने भी भूकंप के स्थान देखे हैं, अब ये भूकंप के आने का कारण, मूल कारण तो यही है कि पूरा पृथ्वी सिस्टम जो है वो ट्विस्ट टाइट होता है। इसके कारण अंदर की प्लेटें जो है उनमें हलचल होती है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रेस्ट, जो लिथोस्फीयर क्रेस्ट है, एक्सोनोस्फीयर में हलचल है। तो ये जो मिड अटलांटिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके किनारों पर जाकर के भूकंप आते हैं इस तरह से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि वास्तव में हमारा जैसे जैसे पूरा मानसून तंत्र है। देखिए आप, जब मानसून आता है
तो मानसून आता है तो इस तरह से हमारा पूरा जो इंडिया है वो इस तरह से इस पर एक विशाल एक साइक्लोन बन जाता है। और इस साइक्लोन को देख करके हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के ट्विस्टिंग के कारण है। तो हम अपनी इस अर्थ सिस्टम में छोटी छोटी घटनाओं को नोट करके आपके सामने बता रहे हैं। और अब हम कुछ और भी बातें हैं जिनको आपका आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहले मैं जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी महासागरीय जो वेव्स है, जो समुद्र के अंदर बड़े विशाल आकार की जो ये इस प्रकार की लहरें हैं, वो ऐसे मुड़ती हुई ट्विस्ट होती हुई होती है। तो इसके पीछे मूल रीजन क्या है? मूल कारण यह है कि वास्तव में हमारा जो पृथ्वी है उसके ट्विस्टिंग का प्रभाव महासागरों के पानी पर पड़ता है, जिसके कारण महासागरों का पानी लहरें ट्विस्ट होती हुई चलती है। तो साथियों, वैसे तो ट्विस्टिंग की बातें अपने इस पृथ्वी में पर अनेक अनेक दिखाई देती है। और अब मैं कुछ और भी बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे जैसे कि आपके सामने मैं एक विशेष बात ये रखना चाहूंगा। जैसे ये रिलेटिव मोशन की बात आती है। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा और पृथ्वी सिस्टम है, गैलेक्सी है, इस ब्रह्मांड में जो रिलेटिव मोशन है उसके बारे में अगर देखें तो वास्तव में हमारा जो ये ट्विस्टिंग का आइडिया है, जिसमें दोलन दोलन की बात हम कर रहे हैं, तो विराट दृष्टिकोण से ये एक दोलनीय व्यवस्था है जिसके परिणाम से हम ये सब देख रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जो जैसे और जो मरकरी है, यानी बुध ग्रह जो है, वो जो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसमें इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है। जैसे कि ये वीडियो मैंने अभी दिखाया आपके सामने, ये वाला वीडियो दिखाया। तो इसी प्रकार से जैसे एक तारा जो है एक ब्लैक होल के चारों ओर, इस प्रकार से 28 साल की ये डेटा है, खगोल शास्त्रियों ने इसको लिया है। तो मैं इसके साथ साथ आपको और भी चीजें दिखाना चाहूंगा, बहुत सी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। तो जैसे 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 एक तारा है, वो इस तरह से एक ब्लैक होल उसको खा रहा है, ईटिंग कर रहा है इस तरह से। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट हमारा अर्थ मून सिस्टम में भी हम कह सकते हैं। अब हम कुछ देखिए, तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जैसे जैसे ये पृथ्वी की जो ऑब्लेट शेप है, उसका कारण ये बताया जाता है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे अब इसको इसको घुमाते हैं तो ये दब जाता है। तो ये घूर्णन के कारण नहीं है ये ऑब्लेट शेप, क्योंकि ब्रह्मांड में स्वयं में ये ऑब्लेट शेप है, और इसी प्रकार से तारों में है, ब्लैक होल में है, सभी में है। तो साथियों, ये इस तरह से आपके सामने जो प्रस्तुत किया है, हमारा हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मूल एम है, वो ये है कि वास्तव में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इस प्रकार से ये दिखाया जाता है, देखिए आपके सामने। जैसे ये पृथ्वी जो है वो इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हम कैसे समझा रहे हैं इसको कि ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, ये सूर्य जो है एक कॉमेट की तरह आकाश गंगा में चल रहा है। तो ऐसे सोचिए, ऐसे तो ऐसा नहीं है। हम ऐसा क्या, इसको इनकार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे हमारा जो हमारा जो उद्देश्य है कि हम इसको एक नए तरीके से समझा रहे हैं।
तो साथियों, ये जो इस तरह से समझा जाता है कि हमारा जो पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर के सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा सिस्टम जो है वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा है। और मूल कारण क्या है, उसको उस पर हम आते हैं। तो और भी चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि हमारा जो, जैसे ये पृथ्वी है, वास्तव में इस तरह से मंथन हो रहा है। पृथ्वी का मैटर और एनर्जी जो है मठी जा रही है। तो इस तरह से हम जो बात कहना चाहते हैं, इस तरह से आपको दिखाया हमने। इसी प्रकार से जैसे हमारा जो सूर्य है वो भी इस प्रकार से अपनी आकृति बदलता है और इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होते हुए मथा जा रहा है। तो साथियों, अ, ये वीडियो दिखाने का हमारा जो उद्देश्य है, अ, तो हम जो कहना चाहते हैं, मूल बिंदु पर आते हैं पहले कि पृथ्वी जो है और उसका चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, उसके बेली सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन बेली सेंटर खुद बना कैसे? प्रश्न तो यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वो उत्पन्न कैसे हुआ? तो हम ये कहना चाहते हैं कि विराट दृष्टिकोण से सोचने पर हकीकत में पूरा पृथ्वी और चंद्रमा का सिस्टम जो है वो इस प्रकार से धड़क रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और ऐसा सोचने का रीजन यह है कि पहली बात तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का ओशियन और पृथ्वी के जो कोरल रीफस कॉन्टिनेंट्स, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि पृथ्वी के इनर कोर, आउटर कोर, लिविंग्स। तो हम अर्थ मून सिस्टम के पूरे पूरी तरह से विचार करने पर, बड़े रूप में सोचने पर हमें पता चलता है। जैसे हम जानते हैं कि देखिए आपके सामने केवल मात्र अर्थ मून सिस्टम की बात नहीं, आसपास के दूसरे ग्रहों को, प्लैनेट्स को भी देखें, मार्स प्लैनेट को भी देखें और उसके चंद्रमाओं को देखें। इसी प्रकार से वीनस जो है और मरकरी है, दूसरे गैस दानव ग्रह हैं, ये सब मिलकर के एक ऑसिलेटिंग नेचर के होते हैं। और जब पूरे पूरे हम सिस्टम की बात करते हैं तब बात एक नए रूप में आपके सामने आती है। और देखिए कि ये इस तरह से हमने जो आपके सामने जो इतने वीडियो रखे हैं, इसमें हम सबसे बड़ी बात ये करना चाहेंगे कि जैसे 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 कुछ ग्रह हैं, उनके चंद्रमा भी रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग यानी उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे सैटर्न के मून है वो उल्टी दिशा में उसकी परिक्रमा करते हैं, जुपिटर के भी है, इसी प्रकार से नेपच्यून के भी हैं, यूरेनस का भी ऐसा कोई मून सामने नहीं आया है। और आपको बता दूं कि हमारे इस सोलर सिस्टम में ही नहीं बल्कि ऐसे कई तारामंडल मिले हैं जिनमें जो उनके ग्रह हैं वो उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं।
कुछ सीधी दिशा में, कुछ उल्टी दिशा में, यानी प्रोग्रेड एंड रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग। तो आप सोचिए कि इससे फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, हम किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और ऐसा 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 क्यों कह रहे हैं, हम आपको क्यों बताना चाहते हैं ये सब। इसके पीछे हमारा एक बड़ा बड़ा सोचने का मतलब, हम बड़ी सोच के साथ आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं। और वो बड़ी सोच क्या है कि जैसे जैसे हम ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये जो आपके सामने जो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो प्लैनेट्स के साथ में चल रहा है। जब प्लैनेट के साथ में इस प्रकार से हेलिकल हेलिकल मोशन बताई जाती है इस तरह से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इससे एग्री नहीं है, और हम एक नई बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। और प्लैनेट जो है इस प्रकार से हेलिकल मोशन करते हुए गैलेक्सी में नहीं चल रहे हैं सूर्य के साथ में, और हम एक अलग तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। और देखिए आपको कुछ विशिष्ट जो, जैसे जैसे ये इस तरह से आपने ये वीडियो देखा होगा कि हेलिकल मोशन ऑफ प्लैनेट्स, इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से आपने चलते हुए, तो हम इसको अस्वीकार क्यों कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा हमारा कोई कारण है। और वो कारण ये है कि देखिए, एक तो और भी मैं इसकी वीडियो बता सकता हूँ आपको, ऐसे और भी अनेक वीडियो है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि जो ग्रह है वो ग्रह जो है वो इस तरह से मोशन नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से चल नहीं रहे हैं। तो हम इनको एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि हेलिकल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये जो बताया जाता है ये सही नहीं है, और हम इसको एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि वास्तव में ग्रह जो है वो गैलेक्सी में सूर्य के साथ में कैसे चल रहे हैं। तो साथियों, आज आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं, हमने जितने भी वीडियो अब तक आपके सामने रखे हैं, तो आज हम आपके सामने जो बात कहना चाहते हैं उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि देखिए कि ऐसी अनेक बातें हैं, हेलिकल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये बात इनकरेक्ट क्यों है, गलत क्यों है। ये बात गलत ऐसे है कि हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर मास और एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्लाउड, एक बबल है, और सभी ग्रह जो है उस एनर्जी या मास के क्लाउड में, बबल में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कहा है कि परिक्रमा परिक्रमा जैसा कुछ होता ही नहीं है, और ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते नहीं। तो हम जो बात कहना चाहते हैं वो यह है कि अगर कॉमेट कॉमेट है, एस्ट्रॉयड है, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कॉमेट आते जाते हैं, तो ऐसे हेलिकल मोशन में इनको कैसे दिखाया जाएगा। अगर ऐसे हेलिकल मोशन होती है तो एक्चुअल में क्या है कि सारा जो सोलर सिस्टम जो है वो एकदम पैक्ड है एक मास और एनर्जी के क्लाउड के द्वारा, और इस तरह से बबल के द्वारा, और वो इस प्रकार से कसा हुआ है, और वो चल रहा है गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सी में ऐसे जो तारामंडल, जैसे हमारा सौर मंडल है, ऐसे अनेक तारामंडल है, और वो एक दो ही नहीं बल्कि अरबों की संख्या में तारे हैं। तो वो गैलेक्सी के अंदर क्या, गैलेक्सी की सर्पिल भुजाओं में
तो पूरी गैलेक्सी जो है टाइट हुई हुई है, सर्पिल गैलेक्सी जो है वो कसी हुई है। तो वास्तव में इस तरह से जो हेलिकल मोशन दिखाया जाता है, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को, और पृथ्वी और चंद्रमा सिस्टम का जो हेलिकल मोशन है वो सूर्य के चारों ओर और दूसरे ग्रहों का भी। लेकिन हम इस हेलिकल मोशन को एकदम रिजेक्ट इस आधार पर कर रहे हैं कि एक्चुअल में मास एनर्जी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ज्योमेट्री होती है, उसके अनुसार वो पूरा का पूरा कन्फोकल ऑब्लेट स्फेरॉइड के रूप में ऐसे कसा हुआ है और उसे के द्वारा वो धड़क रहा है, इस तरह से वो ट्विस्ट टाइट हुआ है। तो साथियों, हेलिकल मोशन को हम अस्वीकार इस तरह से करते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो एक तो बात हुई, हमने ये बताया कि आ, हमारा जो जो टाइड टाइड की बात है, तो जैसे मून और अर्थ सिस्टम है, तो मून की ग्रेविटी जो है महासागरों के पानी पर प्रभाव डालती है, पूर्णिमा और अमावस को डालती है। पूर्णिमा अमावस के आसपास जैसे पूरा का पूरा जो महासागर है सभी, उनमें पानी में हलचल जो होती है, उनके पानी में हलचल होती है। तो इसके पीछे मूल रीजन ये नहीं है, बल्कि पूरा अर्थ मून सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके बाद में हम कुछ और भी बातें बताना चाहेंगे, जो हमारे इसमें छोटी छोटी इसके रिजल्ट है ऑसिलेशन के। तो जैसे जैसे अर्थ मून सिस्टम को इस तरह से ऑसिलेशन के द्वारा ये इस तरह से थोड़ा वीडियो अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा है। जैसे एक्चुअल में ये बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा ये बताने का उद्देश्य यही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अवधारणा है, बेरी सेंटर की जो अवधारणा है, जो अब तक वैज्ञानिकों ने जो प्रस्तुत की है, तो साथियों अब हम इन वीडियो को छोड़ के अपनी तो ऑसिलेशन कैसे होता है ये तो हमने बता दिया कि जो ऑब्लेट शेप है उसमें चेंज होता है, यानी कि इक्वेटर पर जो बल्गिंग होता है और पोल पर जो फ्लैटनिंग होता है, ये फ्लैटनिंग और बल्गिंग रिपीट होता है, बार बार दोहराता है। और ऐसा पृथ्वी में ही नहीं होता, बल्कि दूसरे ग्रहों में भी होता है, गैस दानव ग्रहों में। और इसके साथ साथ क्या है कि सूर्य और तारों में, इससे से हमारे गैलेक्सी सिस्टम में भी होता है। तो ऐसा कहने के बाद में हम इस बात पर आते हैं कि ऑसिलेशन को आप छोटे से विराट रूप में देखिए। छोटे छोटे जो आसपास के परिणाम हैं, जैसे आपको टाइड्स की बात बताई, जैसे आपको क्या है कि बेरी सेंटर की बात बताई है। तो बेरी सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पृथ्वी सिस्टम में भी है और दूसरे ग्रहों के सिस्टम में भी है, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी गैस दानव ग्रह है, रॉकी ग्रह हैं, वो सभी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, वो क्या है कि बेरी सेंटर की परिक्रमा करते हैं, ना कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो साथियों, आज हम जो आपके सामने जो जो बातें आपके सामने कही है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी है जिनको अ, आप अपने सराउंडिंग्स में नोट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं कुछ और वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे जैसे ये पूरे
सोलर सिस्टम का ऑसिलेशन बताया जाता है। ये देखिए, जैसे ग्रह जो है वो इस तरह से परिक्रमा करते हैं सूर्य की, तो एक्चुअली ये परिक्रमा नहीं है, एक विराट ऑसिलेशन है। ये इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो आपको ये इस तरह के वीडियो दिखाने का हमारा पर्पज यही है कि आपको ऑसिलेशन के छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक विराट ऑसिलेशन को दिखाना है। मूलतः ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक विराट ऑसिलेशन का इफेक्ट है। तो छोटे से बड़े स्तर तक इस तरह से आपको ये मैं और भी ऐसे कई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे जो ये बॉडी है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, इस तरह से हार्ट बीट करता है। तो क्यों, तो ये ऑपरेटर कौन है, क्यों तो ब्लड हार्ट में आता है और क्यों फिर जाता है, तो इसको ऑपरेटर कौन है। तो ये लिविंग्स में आप इस ऑसिलेशन को देख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन इस प्रकार से, इसके पीछे मूल रीजन क्या है। तो छोटे पैमाने पर भी ऑसिलेशन हो रहे हैं लिविंग्स में, छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु और जैसे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े जो तितली है, मक्खी है, बड़े बड़े कीट पतंगे हैं, इसके अलावा मैमल्स है, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं। तो ये वीडियो आपको दिखाने का हमारा पर्पज ये है कि हमारे आसपास में किस तरह से ट्विस्टिंग के रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। ये जो आपको, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि देखिए, तो हम क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि ज्वार भाटा क्यों आता है। और ज्वार भाटा मूल रूप से पृथ्वी सिस्टम का ऑसिलेशन का इफेक्ट है। तो ये आपको दिखाए जाते रहे हैं इस प्रकार से। तो ये टोटली अगर आप इस मैं थोड़ा और निकट करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लें। तो ये ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। लो लो एंड हाई टाइड्स जो आते हैं, ये देखिए इस तरह से आपको दिखाया जाता है। तो नीचे मैंने एनिमेशन अपना खुद का बनाया हुआ है और ऊपर जो है वो अब तक वैज्ञानिक जो बताते रहे हैं कि लोअर एंड हाई टाइड्स इस प्रकार से ग्रेविटी, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। तो पूर्णिमा और अमावस को ही क्यों आता है, बाकी दिनों में क्या होता है। तो महासागरों का पानी में जो हलचल होती है, इस तरह से आपको ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये है कि हमारा जो अर्थ मून सिस्टम है ये ऑसिलेशन है। और इसी तरह से और भी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैंने एक उदाहरण के द्वारा आपके सामने, ये देखो एक लड़का जो है, ये हमारा सोलर सिस्टम कैसे ऑसिलेट होता है, इस तरह से ये ऑसिलेशन को हमने दिखाया है। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है, देखो जैसे ये कमर को हिला रहा है और इस लड़के के ऊपर और नीचे के हिस्से को देखिए किस तरह से टर्न हो रहा है। तो ये सोलर सिस्टम का ऑसिलेशन को हमने दिखाने का प्रयास किया है। अब जैसे जैसे कि अब ये जो तो इस तरह से मैं आपको ऐसे वीडियो को दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे जैसे ये हेलिकल मोशन का वीडियो है, तो प्लैनेट इस प्रकार से हेलिकल मोशन करते हुए और हमारा सूर्य एक धूमकेतु की तरह आगे बढ़ रहा है और ग्रह जो है उसके चारों ओर ऐसे ऐसे सर्पिल आकृति में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि
हमारे सूर्य के चारों ओर एक मास और एनर्जी का एक बहुत ट्विस्ट टाइट होता हुआ एक बबल है, एक मास और एनर्जी का एक क्राउड है जो सभी ग्रहों को ऐसे बांधे हुए रखता है। इस तरह से ग्रह नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप सोचिए कि ऐसा नहीं है। ये वीडियो आपको एकदम गलत ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम के मोशन को गैलेक्सी के अंदर। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इससे डिसएग्री हैं और इस तरह से हम आपके सामने ये इतने वीडियो बताए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको इतने वीडियो बताए हैं, अब मैं आपके सामने मूल बात पर आता हूं कि आप ऑसिलेशन को अब तक आपके सामने जो दिखाए गए हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने ऑसिलेशन को दिखाया आपके सामने, और उन्होंने सभी ने तो साथियों, ऑसिलेशन को आज तक जितने वैज्ञानिकों ने दिखाया है और उन्होंने भिन्न भिन्न रूप में ऑसिलेशन की बात सोची है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जैसे एक मैकेनिकल वाल क्लॉक होती है, उसमें पेंडुलम की मोशन को दिखाते हैं। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं जिनमें वाइब्रेशन को दिखाया जाता है, ऑसिलेशन को दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में ऑसिलेशन के जितने जितने आज तक छोड़ी जाई है, क्या ब्रह्मांड जो है दो भिन्न मतलब दो सेम इलिप्सॉइड के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है? क्या हमारा जो यूनिवर्स जो है दो सेम स्फेरिकल शेप में ऑसिलेशन कर रहा है, या दो सेम एक जैसे इलिप्सॉइड के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है? ऑब्लेट टू ऑब्लेट, प्रोलेट टू प्रोलेट, या स्फेरिकल टू स्फेरिकल? इससे तो कुछ बनेगा नहीं, इससे कुछ क्रिएशन नहीं होगा। अगर ब्रह्मांड इस प्रकार से ऑसिलेट करेगा स्फीयर से स्फीयर के बीच में या ऑब्लेट से ऑब्लेट के बीच में, तो इससे कुछ सर्जन नहीं होगा। क्योंकि मास और एनर्जी को कलेक्ट कैसे करें, उसको इकट्ठा कैसे करें? जब उसको इकट्ठा करने का हमारे पास में जो मैथमेटिकल तरीका है वो यही है कि एक ऑब्लेट से दूसरे ऑब्लेट के बीच में ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑब्लेट है, मान लो कि उसकी एक वैल्यू है और दूसरा ऑब्लेट है उसकी वैल्यू है। अब उन दो भिन्न ऑब्लेट के बीच में जब ऑसिलेशन होगा तो मास और एनर्जी को कलेक्ट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, बांधा जा सकता है, और उसमें हाइपरबोलॉइड भी होते हैं। तो आपको ये बात बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि ऑसिलेशन की पूरी जो प्रोसेस है उसको समझाना। तो आपके सामने अब जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बताने के अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनको हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि बिग बैंग और बिग क्रंच। तो बिग बैंग पॉइंट से नहीं शुरू हुआ और इनफाइनाइट तक नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि एक पॉइंट मास में इनफाइनाइट डेंसिटी कैसे हो सकती है? आप सोचिए, क्या ये लॉजिकली है? क्या ये साइंटिफिक रूप से करेक्ट है? या आप ऐसा सोचते हैं कि एक पॉइंट मास में इतनी ज्यादा मास और एनर्जी भरी हुई हो सकती है? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम साइंटिफिक रूप से अगर किसी सेलेस्टियल बॉडीज में या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में ऐसा सोचें कि उसमें इनफाइनाइट डेंसिटी और उसमें इतना ज्यादा द्रव्य भरा हो कि विस्फोट के साथ, और वो विस्फोट हुआ क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या केमिकली या फिजिकली कुछ हलचल हुई कि उसमें विस्फोट हुआ? और विस्फोट होने के बाद में पहले पहले लाइट पार्टिकल, एकदम हल्के पार्टिकल्स निकले। वो लाइट पार्टिकल से फिर एटॉम बने, और एटॉम से फिर सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्व बने, और उसके बाद में फिर क्या है कि हैवी एलिमेंट बनने लगे।
और गैलेक्सियां, तो अगर आप बारीकी से पूरी बिग बैंग की प्रोसेस को नोट करें तो आप खुद कहेंगे कि ये संभव नहीं है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया तो इस तरह से गैलेक्सियां बनने लगी, या सर्पिल गैलेक्सियां, एलिप्टिकल गैलेक्सियां, बार्ड गैलेक्सियां, इस तरह से और जो 5-6 प्रकार की गैलेक्सियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे कहीं ज्यादा इजी और सही तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो खुद का पृथ्वी सिस्टम है, या सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है, या सूर्य स्वयं है, या तारे हैं, उनके ऑसिलेशन को ध्यान दें। उनमें वेरिएबल ऑब्लेटनेस कैसे हो रही है, उनकी पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस कैसे चेंज हो रही है 3D में। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी है जो हमारे आसपास हो रही है, लेकिन अगर हम इसको बिग बैंग और बिग क्रंच के संदर्भ में देखें, उनके इन्फ्लुएंस में देखें, तो हमें और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। अब एक बैलून पे कुछ बिंदु बना करके, कुछ निशान बना करके, बिंदुओं के निशान बना करके फिर उस बैलून को फुलाते हैं तो गैलेक्सी इस तरह से दूर हट रही है, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। तो मैं कहता हूं अगर वो निशान दूर हट रहे हैं तो बैलून में से हवा निकलेगी तो वो पास पास में आएंगे बिंदु, ऐसा उदाहरण भी साथ में देना चाहिए। यानी बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों की उदाहरण होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, वो एक बैलून जो है वो एक लिमिट से एक्सपेंड हुआ और एक लिमिट तक ही एक्सपेंड होगा। तो ये इन बातों को की सब तो ध्यान दिया ही नहीं गया है। तो अगर इन बातों की सब ध्यान दिया जाता है तो हम समझ में आता हमें कि वास्तव में हमारा जो यूनिवर्स जो है उसमें बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों होता है। और कैसे होता है, इसको मैथमेटिकली एक ऑब्लेट ऑब्लेट की कंडीशन होती है, कनफोकल ऑब्लेट। तो कई मेरे साथियों ने कहा आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कीजिए, इसको गणितीय रूप से समझाइए, गणितीय रूप से इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने मैथमेटिकली कनफोकल ऑब्लेट स्टूडेंट की गणित को उपयोग में लेकर के ये बात आगे बढ़ाई। और हम अब ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है जिसमें क्रिएशन जो है, जैसे जैसे ऑसिलेशन आगे बढ़ता है, दो भिन्न कनफोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के बीच में ऑसिलेशन होता है, तो वो ऑसिलेशन कैसे आकाशीय पिंडों को बनाता है, आकाशीय पिंडों को नष्ट करता है। तो जैसा कि आपको मैंने अपनी मैथमेटिकली जो बात बताई है कि ये एक तरह से ये मैथमेटिकली आपको ये इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें पैरामीटर जो है, देखिए आप लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, ए और सी के डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये हाइपरबोलॉइड है, जो देखिए ये जो हाइपरबोलॉइड है इसमें अलग अलग ऑब्लेट हाइपरबोलॉइड बनते हैं और ऑब्लेट बनते हैं। ये इस प्रकार से अलग अलग ऑब्लेट स्फीयरॉइड बनते हैं। और अगर इसको एनिमेशन द्वारा ऑसिलेशन को दिखाएं तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाता है कि मास और एनर्जी को बाउंड रखने के लिए, कलेक्ट रखने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, वो जो उसकी व्यवस्था है वो कोई ऐसे नहीं है कि अब सिस्टमेटिकली मतलब अस्त व्यस्त होकर के बिखरी हुई है। वो अनसिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारा हमारा जो हमारी जो बात है वो इस पर आधारित है कि सूर्य में जैसे अलग अलग लेयर फॉर्म में है, पृथ्वी में है, ग्रहों में है, चंद्रमाओं में है, और दूसरे आकाशीय पिंडों में है। इसी तरह से हमारे क्या है कि ब्रह्मांड में भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, उसका एक व्यवस्था है। तो ऐसा कहने के बाद में हम सबसे बड़े इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर जो आज तक जो जो थ्योरीज आई है उनको कंपेयर कीजिए आप, उन सभी का रिव्यू कीजिए आप, कौन कौन सी उनकी समीक्षा कीजिए कि कौन कौन सी थ्योरीज जो है क्या क्या कह रही है। तो हमने तो अपनी बात कही है, और मैं समझता हूं कि और भी और भी जो थ्योरीज है क्रिएशन की,
जैसे हमने जीवन की उत्पत्ति की बात कही, जैसे हमने कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति की बात कही, जैसे हमने ब्लैक होल और तो इसमें हमने अलग अलग तरीके से अपनी सारी बातें रखी है। और हमने ये भी बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एकदम करेक्ट होता है, और कॉलिजन जो है, जो इम्पैक्ट है ब्रह्मांड में, कॉलिजन और इम्पैक्ट जो है बहुत ही मिनिमम होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। आकाशीय पिंड एक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होते हैं। इस पर रिसर्च ज्यादा नहीं हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वास्तव में हकीकत में तो साथियों, हमारे पिछले एपिसोड्स को देखने के बाद आप विचार कीजिए और कमेंट भी जरूर करें और अपनी बात को लिखिए, प्रश्न पूछें कि ऑसिलेशन के द्वारा हम उसके परिणामों को उसके जैसे यूनिवर्स ऑसिलेट करता है, आकाशीय पिंड ऑसिलेट करते हैं, और इस प्रकार से हमारे लिविंग्स और आसपास की चीजों को हम हलचल मूवमेंट देखते हैं। उन हलचल के आधार पर जैसे हमारा जो पर्सिव सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे लिविंग्स में हो रहे हैं, जीव जंतुओं कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, प्राणियों में जो बदलाव हो रहे हैं, उनकी हैबिट्स में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके बॉडी ऑर्गन्स में, तो आप इन सब के द्वारा क्या सोचते हैं? क्या ऑसिलेशन की एक बड़ी सोच सामने आ सकती है? क्या एक कंसेप्ट को हम सामने ला सकते हैं? तो मैंने जो आपके सामने जो जो बातें रखी है, उनको मैंने जिस तरह से आपके सामने रिपीट किया है, और जो सबसे मूल बात जो हमने रखी है वो आपको मैंने बता दी कि जितनी भी नेबुलाएं हैं, गैलेक्सियां हैं, और जितने भी क्या है कि तारे हैं, उनमें देखिए जो जो हमने चित्र बताए हैं आपके सामने, ऐसे चित्र जिनमें अ, अ, ये कोई एक दो नहीं है, बल्कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, गैलेक्सियों की, नेबुलाओं की, तारों की, जिनका हाफ पार्ट अबव और हाफ पार्ट बिलो, यानी कि उनका उनके पूरे सिस्टम को के आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे दिखे, तो उसको नोट करना चाहिए हमें, कि नोट करने के बाद में कि उनमें मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ऐसा एस्ट्रोफिजिसिस्ट और जो कॉस्मोलॉजिस्ट है वो नोट कर सकते हैं कि कुछ समान और कुछ सिमिलर, मतलब सिमिलर, सिमेट्रिक और कॉमन जो चीजें हैं, वो उन पे ध्यान देना चाहिए कि ये सारे यूनिवर्स में कहाँ कहाँ किस तरह से कैसे रूप में दिखाई दे रही। तो आज हमने जो प्रस्तुतिकरण किया है, हमारा उद्देश्य यही है कि ऑसिलेशन को, जैसे ग्रेविटेशन वेव है, अब कॉलिजन, ब्रह्मांड में कितने कॉलिजन, कितने ब्लैक होल कॉलिजन होते, कितने न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं, कितने ब्लैक होल मर्ज होते हैं, क्या सारे ब्रह्मांड में मर्जिंग और कॉलिजन ही हो रहा है? मैं कहता हूँ ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि ऑसिलेशन के कारण ग्रेविटेशन वेव जो है बनती है। तो आज जो आपके सामने ये ऑसिलेशन के जितने भी रूप है, कंपन के, धड़कन के, वाइब्रेशन के जितने भी रूप है, उन सबको आप समराइज कीजिए, उन सभी को, उनको टोटली आप उनको विचार कीजिए। तो साथियों, मतलब क्या है कि इस पूरे प्रस्तुतिकरण में हमारा उद्देश्य एक ही है कि ऑसिलेशन को छोटे पैमाने से लेकर के विराट पैमाने तक पूरा आपको दिखाना कि हमारे आसपास की चीजों में हमने हमने एटॉम की भी बात कही है, हमने मॉलिक्यूल की भी बात कही है, हमने पार्टिकल्स की भी बात कही है। हम छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़े स्तर की बात करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि एकदम छोटे छोटे
पार्टिकल से लेकर के वहां पे एक डायमेंशन में इस प्रकार से ऑसिला क्या है कि मैटर जो है ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो हम कहते हैं कि अगर विराट रूप से देखें तो आपको सभी तरफ एक बड़ा, एक व्यापक, एक जनरल आपको दिखाई देगा कि ऑसिलेशन का ब्रॉड थिंकिंग, ऑसिलेशन का बड़ा रूप क्या है। तो ओवरऑल अगर देखें आप, ओवरऑल का मतलब यह है कि कंप्लीट सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम को देखें तब आपको समझ में आएगा कि इन सब को यूनिफिकेशन करने के बाद में हमें क्या दिखाई देता है। हम ग्रेविटी के बारे में क्या सोचते हैं, ग्रेविटी का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो मास जो है वो स्पेस फैब्रिक को किस प्रकार से डिस्टॉर्ट करता है या कैसे वो मोड़ता है। ये कोई पानी का तालाब या कोई कपड़े का चद्दर नहीं है जिसको इस प्रकार से घुमा देता है, इस तरह से घुमा देता है। तो मूल रूप से क्या है कि 3 डायमेंशन में अगर हम विचार करें, जैसा कि ऐसे अनेक यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि स्पेस फैब्रिक को किस प्रकार से कर्व किया जाता है जिससे क्या है कि 3D में। तो मैंने अपने तरीके से कन्फोकल ऑब्लेट स्पिरिट के द्वारा ऐसा समझाया है। तो साथियों, आज मैंने जो प्रस्तुत किया है आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट से जरूर करें। और इस पूरे प्रस्तुतिकरण में जितने एपिसोड अब तक हुए हैं उन सभी पर आप कंप्लीट विचार करने के बाद में क्या सोचते हैं। तो मैंने अब आपके सामने जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बातें रखी है उन सभी पर आप उनको समराइज करके उन पर किसी रिजल्ट पर पहुंचे, कंक्लूजन पर पहुंचे, किसी परिणाम तक पहुंचे कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में ये सब जो है क्या किसी एक थ्योरी की तरफ इंडिकेट करते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करते हैं। तो आज हमने जो प्रस्तुत किया इस पे आप विचार कीजिएगा। आपने सुना, कितने एपिसोड आपने देखे और सभी में मैंने क्या क्या बातें कही, पिछली जितनी भी कड़ियों में जो जो बातें आपके सामने रखी हैं। तो आगे मैं समझता हूँ कि भारतीय विज्ञान संचालक के इस समूह के मंच, इस मंच पर अगर वैज्ञानिक समुदाय जो है इस पे डिस्कस करे, इस पे विचार करे, इस पे कोई बहस रखी जाए, कोई विवाद, विचार और चिंतन किया जाए, तो मैं निवेदन करूंगा भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर जो जो आज तक मैंने प्रस्तुत किया है उस पर विचार करें वैज्ञानिक समुदाय। और मानवता जी को मैं निवेदन करूंगा कि मानवता जी आप वैज्ञानिकों को इनवाइट करें, आयुका हो और जीएसआई हो या दूसरे वैज्ञानिक लोग हो, वो इस पे विचार करें। तो मानवता जी से निवेदन है कि आप उन सभी के समक्ष ये थ्योरी रखें। तो पिछले जितने भी एपिसोड में जो जो बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, आप उन सभी के बारे में क्या सोचते हैं ये अवगत कराएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी लोग इन सभी एपिसोड को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इनको आगे बढ़ाने में मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। और समापन करने से पहले यही बात है कि मैंने आपके जैसा कि पहले भी कहा कि ये मेरी पुस्तक है, इसकी पीडीएफ आपको मैं दे सकता हूँ, ये देखिए। और ये देखिए। तो देश भर में इतने वैज्ञानिक समुदाय हैं, इतने वैज्ञानिक लोग हैं, देश भर में भूवैज्ञानिक हैं, आज राष्ट्रीय जियोलॉजिस्ट डे भी है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पर विचार करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।